हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले चीज़ ये कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर है। देखो, अगर आप ए डॉट बी निकालते हो तो इसका मतलब क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का कॉम्पोनेंट, बी का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग ए इज ए बी कॉस थीटा। तो ये तो सिर्फ ये सारे के सारे ए और बी, ये मैग्नीट्यूड्स है ए और बी के वेक्टर के, तो ये नंबर होगा, ये नंबर होगा, और कॉस थीटा भी एक नंबर होगा। सो यू विल गेट अ नंबर 5 मान के चलते हैं। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ सिंस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, ये नंबर ही रहने वाला है। अब एक काम करो, बी डॉट ए निकाल लो। बी डॉट ए का केस क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट बी, ये बी कॉस थीटा था, इंटू ए कॉस थीटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए का कंपोनेंट ना। अगेन यहाँ पे देखो, ये सब नंबर्स ही तो हैं, तो आप नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो या इस वे मल्टीप्लाई करो, आपको सेम चीज़ आने वाला है। समझ में आ रहा है? और क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। सो ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, वैसे भी आप नंबर्स स्केलर्स को ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट हटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर से आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी तरीके से, किसी भी ऑर्डर में। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, मैं बी को पहले लिख सकता हूँ, ए को बाद में लिख दिया, फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। जैसे अभी 2 इंटू 3 इंटू 4 कर रहा हूँ मैं, अब चाहे यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे कहीं और ब्रैकेट लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हम सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया बी को पहले लेके। अब ये क्या बन गया बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वेक्टर बी, तो इसका मतलब ये बी डॉट ए है, तो इसका मतलब ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। सो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इवन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। देखो, स्केलर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते ही हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 3 में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, यानी कि 5 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी फॉलो करता है। ये देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए डॉट बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या है, आप वेक्टर बी को वेक्टर सी में ऐड कर दो, जो भी आपको वेक्टर मिलेगा उसको आप ए से मल्टीप्लाई, ए से उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो या स्केलर प्रोडक्ट ले लो, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो और ए और सी का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी में, और क्योंकि ये रिलेशन फॉलो होता है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबेस एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये दो चीज़ों के अलावा अगर सपोज करो आप इन किसी वेक्टर में से आपने एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपने क्या किया, ए डॉट कोई स्केलर है, स्केलर को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब यही होता है कि वो स्केलर बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अगर सपोज करो आपके पास वेक्टर ए है डॉट 5 इंटू वेक्टर बी, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी, ठीक है, वो स्केलर बाहर आ जाएगा। इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सपोज करो वो स्केलर ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज ए इंटू लैम्डा और लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट बी, तो अगेन इसको आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इंटू ए डॉट बी। मतलब स्केलर ए वेक्टर या बी वेक्टर में कहीं भी रहा तो उसको आप बाहर ला सकते हो और ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। चलो, हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है दैट ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब चलो यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने वेक्टर ए बना दिया, वेक्टर बी बना दिया, और ये इनके बीच का एंगल है, राइट। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल 0 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
राइट। तो हम स्पेशल केसेस में देखेंगे। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कब होगा बताओ? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। मान लो वेक्टर ए भी इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में है। जैसे मैंने फोर्स का एग्जांपल दिया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और कॉस थीटा विल बी 1। ऐसे केस में ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा बताओ? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू कॉस थीटा 1 हो जाएगा ना, ए इंटू बी। सो दिस इज अ स्पेशल केस। चलो अगला देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का क्या मतलब है कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? ऐसे केस में देखो क्या होगा, cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है दैट इज -1। तो आप मुझे बताओ इस केस में अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या वैल्यू आएगा ए डॉट बी का? a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा तो -1 हो गया ना, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है। सो इट विल बी इक्वल टू -a इंटू बी। समझ में आ रहा है? अच्छा, थर्ड केस देखते हैं यहाँ पे। देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब होता है? दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि वेक्टर ए यहाँ पे है और वेक्टर बी ऊपर है ऐसे, तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा? cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है ना। दैट इज इस केस में cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि दैट a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा 90 डिग्री हो गया, cos 90 0 हो गया, तो ये 0 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट आप थोड़ा सा याद रखना। रिजल्ट क्या है बताओ? दैट इफ वेक्टर्स, if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product बोल लो या फिर और स्केलर प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोग ने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था अलॉन्ग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दैट इज आई कैप, जे कैप और के कैप। अब हम लोग को ये पता है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, एक अलॉन्ग द वाई एक्सिस है जे कैप, और एक अलॉन्ग द जेड एक्सिस है के कैप, और ये तीनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी दो वेक्टर उठा लूँ और उनका डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो 0 आ जाएगा। दैट इज आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, है ना, आई डॉट के इज इक्वल टू 0 और आई डॉट के डॉट जे या जे डॉट के इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब क्या, जे डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा और के डॉट जे भी 0 होगा। तो जो 3 यूनिट वेक्टर्स है, अगर आप कोई भी 2 यूनिट वेक्टर को उठाते हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आई बात? चलो अब एक स्पेशल केस लेते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हो, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर दोनों इक्वल वेक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 होगा और कॉस थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब हम लोग को पता है भाई ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा,
ओके। अब कॉस थीटा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, सो इट विल बी a इंटू बी। लेकिन a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू बी की जगह पे a डाल दो तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आ सकता है। या फिर a डॉट b का वैल्यू क्या होगा, a की जगह पे आप b डाल दो तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर दोनों सेम वेक्टर में अगर हमने ले लिया तो, जैसे कि किसी ने बोला भाई a डॉट a का वैल्यू क्या होगा, देन इट विल बी a इंटू कॉस थीटा। अब भाई जब दोनों सेम वेक्टर हैं तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो कॉस 0 1 एंड इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये भी याद रखना, a डॉट a विल बी a स्क्वायर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर कर दो। अच्छा, इस रिजल्ट के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो यूनिट वेक्टर्स थे हमारे पास i डॉट i, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दो सेम वेक्टर्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, दो सेम वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे, पर 1 का स्क्वायर विल बी 1। सो i डॉट i विल बी इक्वल टू 1, j डॉट j विल बी इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1। इन चीज़ों का आप याद रखना, इन चीज़ों को, इन रिजल्ट्स को हम लोग यूज़ करने वाले हैं।